morning, students. Welcome back to my session. My name is Abhishek Chaube. We are done with the defenses. Around 4 to 5 defenses हमने last class में देखे थे. Now we are heading towards a new defense. आप सभी का जो favorite defense है, that is private defense. पहले let's understand the rationale behind this particular concept. इसकी जरूरत क्या है इस कंसेप्ट की, हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, सबसे पहले हम ये समझते हैं. स्टेट में एज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, ये आपकी लॉ की समझ के लिए बेटा मैं आप लोगों को बता रहा हूं, नॉट पर से रेलिवेंट टू योर कोर्स, पर ये एज अ लॉ मैन अंडरस्टैंडिंग के लिए यू शुड नो दिस. एज पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एंश्राइंड इन लेविथन बाय द हॉब्स, वी इंडिविजुअल्स हमने हमारे राइट्स सरेंडर किए हैं सरकार को, स्टेट को, ताकि बदले में हमें वो प्रोटेक्शन एंश्योर कर पाए. आप कह रहे हो लॉकडाउन, तो हम बाहर नहीं आ रहे हैं. आप कह रहे हैं इनकम टैक्स, तो हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं. हम बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन सारे लॉ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अबाइड बाय कर रहे हैं. आप कह रहे हैं रिजर्वेशन, तो हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं. मतलब कहने का यह है कि अगर मुझे कोई बेसबॉल बैट से हिट करता है तो विक्टिम यहां पर मैं हूं. आई एम एन अग्रीव्ड पर्सन. इंसाफ क्या होता है वो मैं ही ले सकता हूं, क्योंकि मुझे पता है मुझे कितनी इंजरी लगी है. ये जज साहब ने फील नहीं की है मेरी इंजरी, ना ही मेरे वकील ने की है, ना ही कोई दूसरा व्यक्ति इस धरती पर जानता है कि कितना दर्द मैंने सहा है, मानसिक और शारीरिक दोनों. तो मेरे अलावा मुझे नहीं लगता इस प्लेनेट में दूसरा कोई है जो कि एक मेंटल सोलेस ले पाएगा, इंजरी इन्फ्लिक्ट कर पाएगा उसी इंटेंसिटी के साथ जितना मेरे साथ गलत हुआ है. तो यहां पर मेरे पास प्रावधान पूरा पूरा होना चाहिए कि मैं मेरा बदला स्वयं ले सकूं. मेरा कॉज मुझसे बेहतर मेरा वकील थोड़ी बता पाएगा. लेकिन हम नहीं करते हैं, हम कानून अपने हाथों में नहीं लेते हैं, क्योंकि ये भी एक कानून ही है. हम रिलाय करते हैं ऑन इंडियन लीगल सिस्टम. हम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन थाने पे जाकर के अपनी एफआईआर लिखवाएंगे. हम कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे. सभ्य समाज है. इसका काउंटर अपन देख लेते हैं. अरे बदले की बात मत करो, वेंजेंस की बात मत करो, रिवेंज की बात मत करो. कल को अगर एक्स की फैमिली का व्यक्ति आपकी फैमिली के एक व्यक्ति को मर्डर कर देगा, तो क्या आप पिस्टल निकाल करके आ जाओगे ये कहते हुए कि अब इसके भी परिवार का एक आदमी हम मारेंगे? तब होगा जस्टिस, तब होगा समानता का व्यवहार. नहीं बेटा, ये समझ लेना हमारे लिए अभी भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिफोर वी हेडिंग टुवर्ड्स द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कि गांधीयन आइडियोलॉजी पे चलता है ये देश. गांधीयन आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल. गांधी कहते हैं आंख के बदले आंख दुनिया को अंधा कर देगी, जो कि एक एक्सटेंट पे समझ में आती है, बात की सही बात है. सो पहली बात तो प्राइवेट डिफेंस इज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, नॉट एन एक्ट ऑफ ऑफेंस. आप वेंजेंस सीख करने के लिए, आप रिवेंज सीख करने के लिए आप फोर्स का यूज कर रहे हैं, देन दैट फोर्स वुड बी टर्म्ड एज अनलॉफुल फोर्स, नॉट अ लॉफुल फोर्स. ठीक है, तो हमने हमारे राइट सरेंडर किए हैं, एंड इन रिटर्न वी वांट प्रोटेक्शन फ्रॉम द स्टेट. अच्छा चलिए एक बात ये भी बताइए, अगर मैं रात 11 बजे निकल रहा हूं एक ऐसी डाउन ट्रोडन एरिया से जहां पर बहुत लूट मार डकैत होने की संभावना है, मैं वहां से निकलता हूं एंड आई एम बीइंग अकॉस्टेड बाय द 4 इंडिविजुअल्स आर्म्ड विथ वेपन्स, आर्म्ड विथ लाठीज. 4 लोग मुझे घेर लेते हैं लाठी से.
विद एन इंटेंशन टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, मुझे मारने और लूटने के उद्देश्य से, क्या यहां पर मेरे पास टाइम है कि मैं 100 डायल करूं? क्या मेरे पास ये टाइम है कि मैं उनसे रिक्वेस्ट करूं कि भैया मैं थाने चला जाऊं, एफआईआर लिखवा दूं, फिर मैं वापस आ जाऊंगा, फिर आप आपका काम कर लेना? दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं है। ये स्टेट को समझ नहीं आ रहा है क्या? तो स्टेट भी बेटे चीज समझ रहा है कि यार इट्स प्रैग्मेटिकली नॉट पॉसिबल फॉर अस आल्सो। हमारे पास इतना रिसोर्स नहीं है, आप लोग 140 करोड़ से ज्यादा हो, हम हर एक व्यक्ति के पीछे एक पुलिस वाला तो नहीं लगा सकते हैं। इतना बड़ा है इंडिया, इतने स्टेट है, इतने डिस्ट्रिक्ट है, इतनी गलियां, इतने चौबारा हैं। दिस इज नॉट पॉसिबल कि जो भी बच्चा जा रहा है स्कूल वो किडनैप ना हो जाए तो एक पुलिस वाला हर बच्चे के पीछे लगा दो, हर बच्चे के पीछे एक पुलिस वाला लगा दो। बिजनेस टाइकून आ रहा है फैक्ट्री या इंडस्ट्री से, तो एक पुलिस वाला वहां भेजो यार, उससे लूटपाट ना हो जाए, अमीर व्यक्ति टाइकून है। इस तरह से तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि इतने ह्यूमन रिसोर्स नहीं है। इकोनॉमिकली भी इंडिया अभी उतना साउंड नहीं है। दिस इज प्रैक्टिकलिटी। तो स्टेट क्या कह रहा है? हम मान रहे हैं हमारे बस का इतना नहीं है कि हम बिल्कुल ही 100% सिक्योरिटी इंश्योर कर दें, लेकिन हाँ, हम ये भी नहीं चाहते कि इस तरह की सिचुएशंस में आप ऐसे खड़े रहें। तो जितना आप केपेबल हैं उस सिचुएशन से लड़ने के लिए, रीजनेबल फोर्स यूज करने के लिए, एज अ रीजनेबल पर्सन इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट पर्टिकुलर डेंजर, आप कानून अपने हाथ में ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, रीजनेबल फोर्स का यूज करना है। एक्सेसिव फोर्स अगर कर दिया तो फिर आपको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, तो फिर आपको डिफेंस नहीं मिलेगा। इसे हम गहराई से जानते हैं। सबसे पहले तो एक्सेसिव फोर्स जो होगा बेटा, अगर यूज कर लिया तो डिफेंस नहीं मिलेगा। फोर्स शुड बी रीजनेबल इन नेचर, रीजनेबल फोर्स होना चाहिए, प्रोपोर्शनेट फोर्स होना चाहिए। जितना जरूरी है उतना ही यूज करना चाहिए। अच्छा सर, अगली बार से ध्यान रखेंगे। कहने का मतलब आपका ये है क्या कि मैं रास्ते से जा रहा हूं, मुझे कोई बेसबॉल हिट करता है यहां पर, तो मैं पलटूं, मैं रुकूं, उसका बेसबॉल लूं, और फिर मैं कैलकुलेट करूं घर जाकर के कि भाई अभी रुकना, मैं वापस आऊंगा, मेरा इंतजार करना, बदला पूरा नहीं हुआ है मेरा, और मैं घर जाऊं, मेडिकल एक्सपर्ट की सहायता लूं, अपनी इंजरी का पूरा डायग्नोसिस कराऊं कि भाई कितना लेसिरेटेड वुंड है, कितने एमएम का वुंड है, कितना गहराई का है, ब्लंट ऑब्जेक्ट से किया है, शार्प ऑब्जेक्ट से किया है, पोटेंशियल ऑर्गन पे तो नहीं है, और वेलोसिटी सारे फॉर्मूला लगा करके मैं पता करूं इतने फोर्स से इसने मुझे हिट किया है, तो सब गणित लगा करके फिर मैं दोबारा जाऊं क्या भाई इतनी वहीं खड़ा रहे, वहीं इतनी ही दूर से मैं हिट करूंगा एग्जैक्ट, क्योंकि भाई प्रोपोर्शनेट फोर्स है लॉ में, ज्यादा नहीं करना है। गलती से भी एक दो ऊपर ज्यादा हो गया, गणित बिगड़ गया, तो मुझे जेल हो जाएगी बेटा मेरे। इसीलिए कह रहे हैं, बात सिर्फ प्रोपोर्शनेट फोर्स से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो रीजनेबल फोर्स लिख लो। एज अ रीजनेबल पर्सन, टॉट में स्टैंडर्ड क्राइटेरिया क्या है बेटा? एज अ रीजनेबल पर्सन, तो ये भी ध्यान रखना। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन of this particular concept.
सो ये है बेटा प्राइवेट डिफेंस। जितने भी पॉइंट मैंने स्टार बना करके लिखे हैं अभी हम समझ लेंगे। क्वेश्चन जितनी चीजें बोर्ड पर लिखी गई हैं इनसे बाहर नहीं जाएगा। तो काइंडली राइट डाउन द डेफिनेशन। हम समझ लेते हैं डेफिनेशन क्या कह रही है प्राइवेट डिफेंस की। इट इज परमिसिबल टू यूज रीजनेबल फोर्स। आई होप यू अंडरस्टूड द डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिव एंड रीजनेबल फोर्स, इसलिए मैंने यहाँ पे रीजनेबल फोर्स लिखा है। टू प्रोटेक्ट वन्स ओन बॉडी और प्रॉपर्टी। बॉडी और प्रॉपर्टी के अगेंस्ट में उनको बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप रीजनेबल फोर्स का यूज कर सकते हैं। वो चाहे आपकी बॉडी हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, या सामने वाले व्यक्ति की बॉडी हो या प्रॉपर्टी हो, आप दोनों ही केसेस में अपना राइट यूज कर सकते हैं। बट ध्यान रहे, दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफेंस, नॉट एन एक्ट ऑफ ऑफेंस। यू कैन नॉट सीक द डिफेंस फॉर द एक्ट ऑफ वेंजेंस। बदले की भावना को जागृत करने के लिए, क्या जागृत होने के कारण अगर आप कोई ऐसी क्रिया या प्रतिक्रिया करते हैं जिसके कारण सामने वाले व्यक्ति को किसी भी तरह की क्षति, हानि या नुकसान होता है, तो आप यहां पर लायबल ठहराए जा सकते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड। एक्सेसिव फोर्स नहीं होगा, रीजनेबल फोर्स होगा। अपनी बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए या किसी दूसरे व्यक्ति की बॉडी और प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। थ्रेट शुड बी ऑफ इमिनेंट हार्म। सडन होना चाहिए थ्रेट, इमिनेंट हार्म का होना चाहिए डर आपके दिमाग में। अगर मुझे कोई 3 लोग अकॉस्ट कर लेते हैं और ये कह के जाते हैं कि अभी तो नहीं, फील्डिंग कल की सेट है, अभी कुछ नहीं कह रहे हैं, अभी आज और जी लो अपना जीवन, लेकिन कल तुम सूर्यास्त नहीं देख पाओगे। इस तरह की बात ये 3 लड़के बाइक पर बोलकर मुझे निकल जाते हैं। अब यहां पर मैं कॉल करता हूं अपने दोस्तों को कि मेरी कल फील्डिंग सेट है, मेरी कल जान जा सकती है, हमें उन 3 लोगों से बदला लेना है। मेरे 5-10 लोग आ जाते हैं और हम उन 3 लोगों को ढूंढ करके मारते हैं। और जब पुलिस आ जाती है तो मैं आगे आ जाता हूं कि रुकिए, मैं लॉ का जानकार हूं, प्राइवेट डिफेंस है। पुलिस ऑफिसर आप बात समझिए, ये प्राइवेट डिफेंस। भाई तुम्हारे पास पुलिस प्रोटेक्शन अवेल करने का टाइम था या नहीं था? तुम्हारे पास 100 डायल करने का टाइम था या नहीं था? तुम्हारे पास थाने चढ़ के FIR लॉन्च कराने का टाइम था या नहीं था? एक दिन का समय था तुम्हारे पास। तुम कानून खुद के हाथ में लेने की प्रिपरेशन क्यों कर रहे थे जब तुम्हारे पास इतना समय था, बीच में टाइम पीरियड था? तो तुम्हारा थ्रेट सडन नहीं था बेटा, ये तो तुमने तुम्हारा बदला लेने के लिए एक्ट ऑफ ऑफेंस किया है। दिस कैन नॉट बी टर्म्ड एज एन एक्ट ऑफ डिफेंस। आई होप यू अंडरस्टूड। तो यहां पर ये भी लिख लेना, देयर शुड बी नो टाइम टू सीक पुलिस प्रोटेक्शन। हर एक स्टार पर आपको क्वेश्चन बन सकता है, हर स्टार पर एक नया कंसेप्ट आपको देखने को मिलेगा। नीचे वाला, अग्रेसर शुड बी केपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म, शुड बी केपेबल ऑफ कमिटिंग हार्म, शुड बी केपेबल ऑफ इन्फ्लिक्टिंग इंजरी अपॉन योर बॉडी और प्रॉपर्टी। इसके लिए एक लीगल मैक्सिम भी याद आ रहा है बेटा, जल्दी से लिख लो, डोली कैपेक्स, which means that person should be capable of committing a crime. And there is a homework for you guys. Section 20 and 21 of भारतीय न्याय संहिता क्या होता है ये आप लोग मुझे नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे अगर मैं पूछूंगा आप लोगों से तो। डोली इनकेपेक्स क्या होता है? पर्सन नॉट केपेबल ऑफ कमिटिंग अ क्राइम, चाइल्ड बिलो द 7 years of age cannot develop the mens rea and cannot be held criminally liable as per the maxim of actus non facit reum nisi mens rea. लेकिन डोली केपेक्स, अगर व्यक्ति केपेबल है ऑफ कॉजिंग हार्म तो फिर आपको एज एन एडल्ट ट्राई किया जा सकता है। मतलब पर्सन शुड बी केपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म। भाई मैं अपने फ्रेंड के यहाँ जाता हूं उससे मिलने के लिए, काफी बीमार है, डॉक्टर ने कहा है 3 महीने ही बाकी हैं, अच्छे से मिल लो उससे आप। मैं जाता हूं, कुछ यादें, कुछ कॉलेज की बातें,
साझा करता हूं उसके साथ। किसी बात पर वो रूठ जाता है और अचानक से मुझसे कहता है कि यार तुम कॉलेज में मेरी बाइक लेकर के मुझसे बिना पूछे निकल गए थे एक बार बिहारी के साथ, और वहां पर तुमने मेरी बाइक का एक्सीडेंट कर दिया था। तुम्हें तो कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मेरी बाइक डैमेज हो गई थी डुकाटी, जिसके कारण मुझे 50,000 का खर्चा लगा था। मैंने तुम्हें बात बताई नहीं थी, लेकिन तुम्हारे कारण मुझे 50,000 का नुकसान हुआ है। अब तुम रुको, आज तुम घर से नहीं जाओगे मेरे। और वो बेड पे लेटे लेटे बात करता है, और मैं डर में आकर के उसे 3-4 थपाड़े मारता हूँ फुल अग्रेशन में। और जब उसकी माँ आती है तो मैं कहता हूँ प्राइवेट डिफेंस। जब पुलिस आते हैं तो मैं कहता हूँ प्राइवेट डिफेंस। यहां पर प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि पर्सन इज नॉट केपेबल ऑफ कॉजिंग हार्म। तुम्हारे दिमाग में एक डर, रीजनेबल एप्रहेंशन नहीं आया। डर तो आया, लेकिन वो डर रीजनेबल नहीं था। एज अ रीजनेबल पर्सन कोई भी व्यक्ति इस बात से नहीं डरेगा कि जिस व्यक्ति के पास 3 महीने बचे हैं, जो बीमार होकर के बेड पे पड़ा हुआ है, वो तुमको कोई हानि, तुम्हारे लिए घातक साबित हो सकता है। दिस इज नॉट पॉसिबल। तुम प्राइवेट डिफेंस अवेल यहाँ पर नहीं कर सकते हो। दिस इज प्राइवेट डिफेंस। हमने सारे कंसेप्ट समझ लिए बेटा प्राइवेट डिफेंस के। Hence we are clear with all the nuances and complexities enshrined in this particular concept. Now we are done with this. Kindly take this particular topic in your notebook. We are proceeding towards the next topic, which is mistake. How can mistake be considered as a defense? सर हम मिस्टेक करते हैं तो हमको तो सजा मिल जाती है। स्कूल कॉलेजेस में, लॉ में आप हमें सिखा रहे हो कि मिस्टेक डिफेंस हो सकता है। देखते हैं हम। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मिस्टेक। फर्स्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड सेकंड इज मिस्टेक ऑफ लॉ। दोनों ही कंसेप्ट को लीगल मैक्सिम्स गवर्न करते हैं रेस्पेक्टिवली। इग्नोरेंशिया फैक्टी नॉन एक्सक्यूजेट। which means that this could be asked in your examination. तो इसे याद कर लेना बेटा। ignorance of fact cannot be excused. And mistake of law is governed by ignorantia juris non excusat. जिसका मतलब होगा ignorance of law is not an excuse. स्वाभाविक सी बात है ये तो। इसमें समझने वाली बात तो मुझे कुछ लग नहीं रही है बेटा। आप ये कह करके डिफेंस नहीं ले सकते कि मुझे तथ्य की भूल थी, कि मुझे कानून की जानकारी नहीं थी। फैक्ट मतलब होगा तथ्य। अगर मैं किसी व्यक्ति को थप्पड़ मार देता हूं और उसका गाल लाल हो जाता है, और मैं कहता हूं मुझे पता नहीं था कि इस तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती है, आई कैन बी हेल्ड लायबल फॉर पनिशमेंट। मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा हूँ, टीटी आता है, टिकट मांगता है, और मैं कहता हूँ कि मुझे जानकारी नहीं थी, टिकट भी लेना पड़ेगा क्या, तो यहाँ पर हो सकता है कि मुझे फाइन पे करना पड़े। हो क्या सकता है, फाइन पे करना ही पड़ेगा। तो दोनों ही पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है, हेंस बोथ आर नॉट वैलिड डिफेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। लेकिन देयर इज एन एक्सेप्शन अटैच्ड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जिसे हम जानेंगे इंटेंशनल टॉर्ट से। हम इसे समझ लेते हैं मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के कंसेप्ट में। आपको पैसेज कुछ इस तरह से आ सकता है बेटा। मिस्टेक से स्टार्ट होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मिस्टेक ऑफ लॉ बताया जाएगा, दोनों मैक्सिम बताए जाएंगे, और फिर एक्सेप्शन बताया जाएगा वेयर मेंस रिया कैन बी नेगेटेड, जहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज अ वैलिड डिफेंस।
मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के टॉर्ट में, जो हम आगे पढ़ेंगे अभी मैं आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा व्हाट इज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। बताना मैं ये चाह रहा हूं मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज नॉट अ वैलिड डिफेंस इन लॉ ऑफ टॉर्ट। लेकिन अगर क्वेश्चन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का है, लेकिन अगर पैसेज मैलिशियस प्रोसिक्यूशन पे है, वहां पे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि यहाँ पर डिफेंडेंट लायबल नहीं है क्योंकि उसे तथ्य की भूल थी। कैसा हो सकता है ये एग्जाम्पल में हम अभी समझ लेते हैं, ध्यान से समझना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, 2 एग्जाम्पल में आप लोगों को क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। लेट्स से दिस इज रंगा and this is Billa. Both are envious of each other. They are not in an amicable relationship. This is Billa and this is Ranga. दोनों एक दूसरे से चिढ़ते हैं काफी ज्यादा, बिल्कुल भी नहीं बनती है आपस में। डैगर्स डॉन में दोनों एक दूसरे के रह रहे हैं। ड्यू टू सर्टेन ऑफिशियल वर्क रंगा को जाना होता है रंगून। जब वापस आता है तो वो देखता है सब कुछ एट 6 and 7 है। इसका मतलब क्या होता है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सब कुछ बिखरा हुआ उसे दिखता है, मतलब उसे ये समझ में आ गया है कि उसके घर में चोरी हो गई है। अब वो इस सिचुएशन को काफी शॉक्ड है, क्या मेरे घर में चोरी हो गई है। लेकिन वो यहाँ नहीं रुकता, इस सदमे में वो क्या करता है कि इससे मैं कैसे कोई बेनिफिट ले सकता हूं, मेरा नुकसान तो काफी हो गया है, लेकिन इससे मैं क्या फायदा उठा सकता हूं नुकसान से भी। तो वो क्या करता है, ये चोरी का केस लगा देता है बिल्ला पे। बस ऐसे ही, मतलब बिल्ला को ये प्रोसिक्यूट कर देता है क्रिमिनल कोर्ट में विथ मैलिशियस इंटेंशन। गलत इंटेंशन से झूठा आरोप लगा दिया है इसने बिल्ला पे। अब क्या होगा बेटा, पुलिस पकड़ेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी, ट्रायल होगी, विटनेस आएंगे, एविडेंसेस आएंगे, सब सबूतों को, एडवोकेट्स के आर्ग्यूमेंट्स को जज सुनेगा, फिर अपना फैसला देगा। तो ट्रायल के जजमेंट में बेटा क्या आया कि बिल्ला बेकसूर है, बिल्ला इनोसेंट है और बिल्ला को बाइज्जत बरी कर देना चाहिए। तो बिल्ला का हो गया है एक्विटल। अब बिल्ला बाहर आकर के रंगा पर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का टॉर्ट फाइल करता है कि तुमने जो मुझ पे झूठा आरोप लगाया है, जिसके कारण मेरे को 1 साल तक लगभग कोर्ट कचहरी करना पड़ा, मुझे 1 साल तक लोगों ने चोर ही समझा जब तक कि जज का फैसला नहीं आया, मुझे रेपुटेशनल लॉस हुआ है, मेरा कंफर्ट भी तुमने छीन लिया। हाँ, तो इन सब चीजों के लिए मैं कॉम्पनसेशन क्लेम करना चाहता हूं टॉर्ट में अंडर द नेम ऑफ मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इन सिविल कोर्ट। यहां पर क्या कॉम्पनसेशन मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा बेटा। Ranga is liable to pay the compensation to Billa because he maliciously prosecuted Billa. Now, यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस कैसे आएगा? यहां नहीं आएगा बेटा। कैसे? अभी मैंने आपको समझा दिया है। दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, व्हाट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन इज। अब अपन समझेंगे मैलिशियस प्रोसिक्यूशन में जो हम डिफेंस अभी पढ़ रहे हैं, मिस्टेक ऑफ लॉ तो बेटा डिफेंस है ही नहीं, वो तो कट कर दो। मिस्टेक ऑफ फैक्ट डिफेंस टॉर्ट में वो भी यूज नहीं होगा, लेकिन मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के सूट में यूज हो सकता है। वो अब अपन देख रहे हैं कैसे होगा। कुछ फैक्ट्स में चेंज करूंगा, बाकी के फैक्ट्स विल रिमेन द सेम। ये रंगा का ही घर है और ये बिल्ला का ही घर है। दिस इज बिल्ला एंड दिस इज रंगा। ड्यू टू सर्टेन ऑफिशियल वर्क, और दोनों एक दूसरे से एनवियस हैं। उदय मजनू टाइप जलते हैं एक दूसरे से। रंगा ऑफिशियल वर्क के लिए चला गया है, वही रंगून। अब जब ये वापस आता है तो इसको वही दिखता है कि थेफ्ट, चोरी हो गई है इसके घर में, लेकिन इस बार इसके घर में सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल करके जाता है। आता है, देखता है चोरी हो गई,
ये सीसीटीवी फुटेजेस देखता है, चेक करता है, उसमें इसको क्या दिखता है कि एक 5 फीट 10 इंच का आदमी रात के 2 बजे इसके घर के आसपास 10 से 20 बार निकलता हुआ दिखा, ऐसा टहलता हुआ दिखा, जिसकी कुछ टाइम बाद चोरी हुई। और ये कदकाठी में भी सीसीटीवी फुटेज में रात 2 बजे का है तो इतना क्लियर नहीं है, लेकिन लग रहा है कि ये बिल्ला ही है। इस ग्राउंड पे सीसीटीवी फुटेज के आधार पे रंगा फाइल अ क्रिमिनल केस ऑफ थेफ्ट अगेंस्ट बिल्ला, वही ट्रायल चला, जजमेंट आया, जज ने कहा बिल्ला निर्दोष है, हेंस एक्विटल ऑफ बिल्ला, बाइज्जत बरी हो जाता है। अब बिल्ला जो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का सूट फाइल करता है रंगा पर। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या अभी भी लायबल होगा रंगा? अब लायबल नहीं होगा बेटा, क्योंकि यहां पर मिस्टेक ऑफ फैक्ट हो रहा है। जो व्यक्ति ने असल में चोरी करी है वो है किल्ला, बिल्ला नहीं है। लेकिन ये बात भी सही है, एज अ रीजनेबल पर्सन अगर कोई वो सीसीटीवी फुटेज देखता तो कदकाठी दोनों की इतनी सिमिलर थी, सटीक 5 फीट 10 इंच, वही कदकाठी सिमिलर, रात का अंधेरा, तो कोई भी व्यक्ति धोखा खा जाता। लेकिन यहाँ पर ये बात तो है, पिछली बार रंगा ने बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी आधार के, जस्ट टू डिफेम, जस्ट टू वेक्स, जस्ट टू अनॉय बिल्ला को सूट केस फाइल किया था। यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ सीसीटीवी फुटेज उसने सूट केस फाइल किया है, मतलब ही हैड रीजनेबल ग्राउंड्स टू फाइल अ सिविल केस। This is how mistake of fact can act as a valid defense in the case of malicious prosecution. I hope I'm clear, and we are done with the defense of private defense and the defense of mistake of fact and mistake of law. I hope I'm clear. We are done with these two rights. In case if there is any doubt, you can drop your doubt on the doubt portal, or you can leave your doubt on a comment section as well. In the next lecture, we'll deal with the last two defenses, and then we'll be done with the defenses given in the tort, और उसके बाद हम अग्रसर होंगे टॉर्ट्स के नए टॉपिक की ओर, जिसका नाम है नुइसेंस। Thank you so much. Take care. See you in next lecture. Bye.